नमस्कार फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री अपना एमएससी प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उस पे चल रही थी। पहली यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहली यूनिट जो हमारी कर्व से संबंधित थी वो हमने कंप्लीट पढ़ ली है। आज हम दूसरी यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड, इसके बारे में जो अपनी सबसे पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था, जो सिलेबस का जो अपना लेक्चर था उसमें बताया था कि कौन कौन सी यूनिट किस किस प्रकार से डिवाइड है। तो अपन जो दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनवेलोप एंड रूल्ड सरफेस। ये अपनी जो दूसरी यूनिट है उसका जो अपना जो टाइटल है वो ये है, एनवेलोप एंड रूल्ड सरफेस। एनवेलोप के बारे में पढ़ेंगे एंड रूल्ड सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि 10 नंबर यहां से और 10 नंबर यहां से, इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। तो अब जो एनवेलोप और रूल्ड सरफेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो अपनी पहली यूनिट थी, पहली यूनिट से संबंधित जो भी बेसिक था वो सारा का सारा इस दूसरी यूनिट में काम आएगा। आप जिस भी स्टूडेंट ने किसी कारणवश पहली यूनिट अटेंड नहीं की है, उसकी क्लास अटेंड नहीं की है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि वो सारी की सारी क्लासें अटेंड करें। उसमें जो कर्व से संबंधित जो भी मेजरमेंट है, कर्व से संबंधित जो भी डेरिवेशन है, जो भी बेसिक्स हैं, उनको पहले आप रिवाइज करें, उनको पहले पढ़ें। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनवेलोप। एनवेलोप कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे रूल्ड सरफेस। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ डेरिवेशन ऐसे हैं जो एनवेलोप एंड रूल्ड सरफेस दोनों से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट का एनवेलोप एंड रूल्ड सरफेस। अब एनवेलोप क्या होता है? अगर गणित की भाषा में न समझे और ऐसे ही देखें कि एनवेलोप क्या है, तो एनवेलोप का मतलब हिंदी में लिफाफे से लिया जाता है कि एनवेलोप लिफाफा होता है। लेकिन अगर गणित में इसका अर्थ देखें तो गणित में इसकी परिभाषा, मैथमेटिशियन डेफिनेशन इसकी क्या है, या जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से दी है। तो सबसे पहले आपको इसको साधारण भाषा में समझें कि ऐसा कोई सरफेस, ये कोई सरफेस है, ऐसे मान के चलें कि ये कोई सरफेस है। ये सरफेस, जितने भी सरफेस हैं, कौन से सरफेस जो इसको टच करेंगे, ये सरफेस इनको जैसे मान लो कि टच कर रहे हैं, तो ये सरफेस इन सब के कंबाइंड टच होगा, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी। और ये जो सरफेस हैं 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों सरफेस एक ही फैमिली से संबंधित हैं, मतलब एक प्रकार की डायमेंशन रखते हैं, एक जैसी इनकी स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये है ये किसी न किसी प्रकार से, जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर एक हो या डायमेंशन एक हो, यानी किसी भी एक प्रकार से ये आपस में जुड़े हैं। तो हम इसको क्या बोलें कि एक नाम ऐसा बोलें कि ये समझ आए कि ये चारों किसी न किसी प्रकार से क्या हैं, जुड़े हैं। तो हम इन चारों को बोल दें फैमिली ऑफ सरफेस। हम अगर इन चारों को ये बोल दें, मैं ये आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से बनेगी, नोट डायग्राम। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर फैमिली ऑफ सरफेस किसी सरफेस के साथ टचअप में है, या ऐसा कोई सरफेस जो फैमिली ऑफ सरफेस के साथ टच करे,
या उनसे संबंधित हो तो वो सरफेस क्या कहलाता है, या उससे संबंधित जो इक्वेशन क्या कहलाती है, एनवेलोप कहलाती है। समझ गए इस चीज को? तो अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले सरफेस है, वो सरफेस टच किसको करेगा, फैमिली ऑफ सरफेस को। आप लिखें एनी ऑफ सरफेस विच इज किसी किताब में लिखा हुआ है टचेज एंड किसी में लिखा है रिलेटिव। एनी ऑफ सरफेस विच इज टचेज या रिलेटिव ऑफ फैमिली ऑफ सरफेस, दिस इज कॉल्ड एनवेलोप। इस प्रकार से इसको समझना है। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, सिर्फ आपको समझना है किस प्रकार से इसको लैंग्वेज में लिखना है, वो आप अपने हिसाब से देख ले। मैंने आपको समझा दिया है कि कोई सरफेस है जो फैमिली ऑफ सरफेस से क्या है, टचेज है। अब मैंने आपको सबसे पहली क्लास में यह बताया था कि एनवेलोप जो है वो अपना फैमिली ऑफ सरफेस से क्या है, संबंधित है। तो जो भी सारी की सारी स्टडी होगी वो फैमिली ऑफ सरफेस के इर्द गिर्द ही घूमेगी। अगले में सरफेस इसमें भी है। तो कर्व से हम आगे किसकी तरफ बढ़ेंगे इस यूनिट में, सरफेस की तरफ बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि सबसे पहले इसमें पैरामीटर तय होंगे। अब पहली यूनिट में हमने क्या किया कि एक पैरामीटर हमने एस देखा और एक पैरामीटर हमने टी देखा। सारी की सारी कहानी उस एस और टी के माध्यम से चल रही थी। तो यहां पे हम देखेंगे कि व्हेन पैरामीटर इज 1, या तो ये लिखें या लिखें व्हेन पैरामीटर इज ए। अब अगर पैरामीटर 1 है या पैरामीटर ए है तो एनवेलोप का समीकरण क्या होगा। सबसे पहले ये समीकरण नंबर 1 है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड और ए। ये समीकरण नंबर 1 है। इसको आप नाम दें फैमिली ऑफ सरफेस। ये फैमिली ऑफ सरफेस का कोई फंक्शन है, इक्वेशन है, किसी भी रूप में आपको ये दे सकता है। कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, किसी भी फॉर्म में आपको इस प्रकार की कुछ इक्वेशन मिलेगी। मेन बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि व्हेन ए इज पैरामीटर, ए क्या है, वो है पैरामीटर है। ये चीज आप समझने की कोशिश करें। जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे ये ए पैरामीटर दिया जाएगा, ठीक है। ये फैमिली ऑफ सरफेस की आपको इक्वेशन दी जाएगी फंक्शन के रूप में। यहां से इस अगर पैरामीटर ए को हमें हटाना है तो इस इक्वेशन ए का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे और समझ आएगा जब हम इसको और आगे पढ़ेंगे। तो यहां से इस फंक्शन का हम अवकलन करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल ए बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये फैमिली ऑफ सरफेस दिया, इसका अवकलन किया किसके सापेक्ष, पैरामीटर के सापेक्ष। यहां भी किया था जो पहली यूनिट थी उसमें एस और टी के सापेक्ष। तो डेल एफ अपॉन डेल ए बराबर 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब देखते हैं आगे। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड,
एक और दो का यूज करते हुए बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एलिमिनेटिंग पैरामीटर ए, then the given equation is envelope या इक्वेशन ऑफ एनवेलोप। ये चीज होगी कि इक्वेशन 1 और 2 की मदद से या के माध्यम से हम पैरामीटर ए का क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग करेंगे, इसका विलोप करेंगे, तो ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो क्या होगी, एनवेलोप की इक्वेशन होगी। अब देखते हैं कि अगर पैरामीटर 2 हो तो बिल्कुल आसान चीजें हैं, समझनी इसलिए है कि आगे इन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जो रूल्ड सरफेस का जो पार्ट होगा वो भी इसी से क्या होगा, रिलेटेड होगा। तो पहली क्लास है इस यूनिट की, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। when पैरामीटर ए और बी, अगर पैरामीटर ए और बी हैं तो फैमिली ऑफ सरफेस की इक्वेशन क्या होगी, एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0। फंक्शन के रूप में एक्स वाई जेड है और ए बी क्या है, पैरामीटर हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे क्या इसको, फैमिली ऑफ सरफेस। ठीक है। अब व्हेन ए एंड बी इज पैरामीटर, ठीक है, ए और बी क्या है, पैरामीटर हैं। यहां तक बातें लिखी। अब फिर वही काम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, किसका, ए के सापेक्ष इसका क्या होगा, अवकलन होगा। अवकलन होगा तो डेल एफ अपॉन डेल ए बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के सापेक्ष होगा, यह समीकरण नंबर 3। ए के सापेक्ष किया क्योंकि पैरामीटर ए बी है और पैरामीटर बी भी है। ए के सापेक्ष अवकलन करना है और फिर बी के सापेक्ष अवकलन करना है। अब यहां से आप क्या लिखें, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देन एलिमिनेटिंग ए एंड बी, गिवन इक्वेशन इज एनवेलोप। इक्वेशन 1 और 2 और 3 से हम ए और बी का क्या करेंगे, विलोप करेंगे। ए और बी का विलोप करेंगे तो जो हमें इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन मिला के जो हमें इक्वेशन देगी वो इक्वेशन किसकी होगी, एनवेलोप की इक्वेशन होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन चलते जाएंगे। अब 2 चीजें इसमें और हैं। एक तो अगर पैरामीटर 3 हो, पैरामीटर 3 का मतलब ए बी और सी हो, तो वहां पे क्या कंडीशन बनेगी। कहने का मतलब यह है कि यहां तक हम ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अब अगर पैरामीटर 3 हो तो 3 इक्वेशन ये, 1 इक्वेशन ये, तो क्या कंडीशन बन सकती है। और एक ए और बी में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो वो किस प्रकार से होता है। कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन का प्रोसेस ये हुआ कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन का प्रोसेस ये है कि अगर पैरामीटर 3 हो तो क्या प्रक्रिया फॉलो होगी, और अगर पैरामीटर ए और बी में रिलेशन हो तो वो किस प्रकार से होंगे। तो पहले हेडिंग लगाते हैं, रिलेशन बिटवीन पैरामीटर ए एंड बी। ए और बी में
हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फैमिली ऑफ सरफेस की इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, इसे हमने लिखा फैमिली ऑफ सरफेस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहां से एक फंक्शन फाई लिया, फाई ए बी बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये कोई जो पैरामीटर ए और बी है उसमें इस प्रकार का कोई फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ये है कि किसी प्रकार का कोई समीकरण है जिसमें पैरामीटर ए और बी उपस्थित हैं। ये कंपलसरी है क्योंकि फैमिली ऑफ सरफेस है। अब अगर हम इसका अवकलन करें, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, या आप ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर ए एंड बी, देन इसका करेंगे तो अब डेल फाई का डेल ए के सापेक्ष किया, ठीक है, ये पैरामीटर के सापेक्ष किया। अब यहां पे हमको करना क्या है, ये प्रक्रिया है एनवेलोप की प्रक्रिया जो हमने पढ़ी है। तो आप यहां पे करें देन डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट टू टी। मैंने इसको इस प्रोसेस में इसलिए बताया है कि अगर इसका आप ए के सापेक्ष करेंगे तो वो प्रक्रिया है पहले वाली जो हमने फॉलो की। अब हम इसका टी के सापेक्ष करेंगे, इसका टी के सापेक्ष नहीं होगा, इस पैरामीटर का टी के सापेक्ष होगा। आप इसको अगर साधारण भाषा में लिखना चाहें तो इसको सीधा सीधा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी भी पैरामीटर है। अब अगर यहां पे मैं ये बोलूं कि ये टी पैरामीटर है तो आप यहां पे कंफ्यूज होने की स्थिति में होंगे, तो मैंने वो पहले वाली लाइन लिखी है। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो यहां लिखें डी अपॉन डी टी, डेल फाई का एक सापेक्ष और फिर इसका आंशिक अवकलन डी अपॉन डी टी, डेल फाई अपॉन डी बी और डी बी अपॉन डी टी बराबर 0। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, डेल फाई अपॉन डेल ए डी ए अपॉन डी टी बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल बी डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखें, डेल फाई अपॉन डेल ए, इसको लेके आए इस तरफ, तो डेल फाई अपॉन डेल बी बराबर माइनस डीबी अपॉन डी टी अपॉन डी ए अपॉन डी टी। ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें रिलेशन निकालना है ए और बी में, और हमारे पास एक समीकरण और बची हुई है, तो क्यों ना हम इसका भी अवकलन करें। तो यहां पे डिफरेंशिएशन टू टी किसका, इक्वेशन सेकंड का। अब वही प्रक्रिया इक्वेशन फर्स्ट, इसका करेंगे। तो ध्यान दें कि इसका भी हमको फंक्शन के रूप में ही करना है, यानी कि इसका भी हमको फंक्शन के रूप में इस प्रकार करना है कि डेल एफ अपॉन डेल ए डी ए अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन और डीबी अपॉन डी टी। यानी कि कोई ऐसा फंक्शन है फैमिली ऑफ सरफेस का जिसमें इस दो पैरामीटर का ही जो निर्धारण है वो होगा, यानी कि डिस्कशन इसका होगा। तो इसको आप, अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये मैंने इस प्रकार से क्यों लिखा है वो आपको बताऊंगा। अब देखें, ये लिखा, यहां से वो ही प्रक्रिया ये, अब डेल एफ
अपॉन डेल ए अपॉन डेल एफ अपॉन डेल बी बराबर डीबी अपॉन डी टी डी ए अपॉन डी टी। ये माइनस का चिन्ह। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें, अच्छा ये सेकंड ये थर्ड दे दें और ये दे दें फोर्थ। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब बाई इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों सेम हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। डेल फाई अपॉन डेल ए अपॉन डेल फाई अपॉन डेल बी बराबर डेल एफ अपॉन डेल ए और डेल एफ अपॉन डेल बी। ये चीज हमें लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। इक्वेशन 1 फैमिली ऑफ सरफेस, इक्वेशन 2 फंक्शन फाई ऑफ ए बी। इसका अवकलन किया, इसका अवकलन किया, दोनों से हमें ये चीज मिली। अब पैरामीटर 1 हो और पैरामीटर अगर 2 हो तो हम ये चीजें पढ़ के आए हैं कि इस प्रकार से कि इसको एलिमिनेट करके हम ए और बी का मान, ए और बी को एलिमिनेट करके हम एनवेलोप की समीकरण निकाल सकते हैं। तो अब यहां क्या कंडीशन बनेगी कि बाई यूजिंग इक्वेशन 1, 2 और 5, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, 1, 2 और 5 के उपयोग से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, गेट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। यहां से आप समझने की कोशिश करेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे। अब ये जो इक्वेशन दी जाएगी इसके माध्यम से ए और बी आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ए और बी में आप रिलेशन भी निकाल सकते हैं, और यहां से जो ये फंक्शन डिसाइड होगा, ये जो इक्वेशन दी जाएगी इससे ही ए और बी के बीच में रिलेशन निकाला जाएगा, फाइंड आउट होगा। तो मैंने ये नहीं लिखा था। ये चीजें आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको आसानी से समझ आएगी कि किस प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा और किस प्रकार से उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 के माध्यम से हम ए और बी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब जब पैरामीटर 1 हो क्वेश्चन बनेगा, पैरामीटर 2 हो तो भी क्वेश्चन बनेगा, और ए और बी के बीच में रिलेशन आएगा तो भी क्वेश्चन बनेगा। तो 3 क्वेश्चन यहां पे बन गए हैं। अब आगे क्या कंडीशन बनेगी कि जब पैरामीटर 3 हो, अब जब पैरामीटर 3 हो तो इस प्रकार का डेरिवेशन आपके सिलेबस में कुछ किताबों में डेरिवेशन के रूप में है और कुछ किताबों में क्वेश्चंस के रूप में है। यानी कि उस क्वेश्चन के माध्यम से आप और क्वेश्चन कर सकते हैं, या अगर उसको डेरिवेशन माने तो हम उससे आगे और चीजें निकाल सकते हैं। तो अगर कोई डेरिवेशन मानना चाहे तो डेरिवेशन मान ले, अगर कोई ये मानना चाहे कि हमारी बुक में या हमारी यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन के रूप में है तो आप क्वेश्चन के रूप में मान लें, रिजल्ट सेम आएगा, मार्किंग सेम होगी। एडिंग व्हेन पैरामीटर इज 3, अब 3 पैरामीटर ए, बी और सी मान लिए। अब अगर डेरिवेशन के रूप में पूछा जाता है तो आपको सीधा सीधा बोलेगा कि अगर 3 पैरामीटर हो, ये फैमिली ऑफ सरफेस हो, तो आपको क्या करना है, एनवेलोप की समीकरण निकालनी है। और अगर क्वेश्चन के रूप में पूछे तो आपको ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसा का ऐसा देगा, और जो लास्ट में जो चीज निकल के आएगी, जो फॉर्मूला बनेगा वो देगा कि इसे आप प्रूफ कीजिए। तो जो भी चाहें करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो की वो है।
तो अगर पैरामीटर 3 होगा तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फैमिली ऑफ सरफेस की जो इक्वेशन होगी वो किस प्रकार की होगी। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी इज 0। ये हो गया फैमिली ऑफ सरफेस, ये फैमिली ऑफ सरफेस हो गया। अब वो यहीं पे वही चीज आएगी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये फंक्शन है जो फैमिली ऑफ सरफेस है, एक फंक्शन होगा जिसमें पैरामीटर होंगे, ये एक दूसरे प्रकार की आपको इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन एक भी प्रकार की हो सकती हैं। वो आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें वही चीजें आएंगी, जैसे सर्किल की इक्वेशन आ गई, पैराबोला की इक्वेशन आ गई, उसके माध्यम से जो इसको टच करेगा किसी रेखा की समीकरण पूछ ली, चीजें वही चलेंगी। लेकिन ये हमको पढ़ने का एक प्रोसेस है, डेरिवेशन करने की एक प्रक्रिया है। अब ये जो एफ और फाई हैं, यहां पे आपको चीज समझ में आएंगी। ये जो एफ और फाई हैं ये क्या हैं? ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब ये चीज जो मैं आपको बता रहा था वो यहां आ गई। होमोजीनियस फंक्शन मतलब होमो का मतलब समान, ऐसे फंक्शन हैं जो समान श्रेणी रखते हैं या जो फंक्शन हैं जो समान वेराइटी रखते हैं। तो यहां एफ और फाई क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। तो एफ बराबर 0 या फाई बराबर 0, इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। तो यहां पे हम इसको किस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे? आयलर मेथड के माध्यम से। किसके माध्यम से? आयलर मेथड के माध्यम से। आप यहां पे लिखें बाय सोल्व आउट इज आयलर थ्योरम। आप यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज गेट आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम के माध्यम से इसका सॉल्यूशन हमें निकालेंगे। तो यहां पे आपको n1 एंड n2 दो क्या माननी पड़ेगी? डिग्री। किसकी? डिग्री ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। या आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ f एंड फंक्शन ऑफ फाई। भाषा लिखने की जो तरीका है जो भाषा का, वो आप किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हैं, लेकिन चीजें वही लिखनी है जो हमको रिप्रेजेंट करनी है। अब आयलर थ्योरम आपको पता होगी, उसमें इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा कि ए डेल एफ अपॉन डेल ए प्लस बी डेल एफ अपॉन डेल बी प्लस सी डेल एफ अपॉन डेल सी बराबर एन एफ। इस प्रकार से हमको लिखना है। अब इसका क्या होगा इक्वेशन सेकंड का? ए डेल फाई अपॉन डेल ए प्लस बी डेल फाई अपॉन डेल सी प्लस सी डेल फाई अपॉन सी बराबर एन फाई। अब इसको आपको n1 लेना है और इसको n2। ये n ले सकते हैं या n1, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। अब इस आयलर थ्योरम में हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये 0 के बराबर चल रहा है, ठीक है। इसको आप 0 के बराबर रखें तो इक्वेशन 4 को आपको मल्टीप्लाई करवाना है लेमडा से और उसमें इक्वेशन 3 को ऐड करना है। यहां पे लिख देता हूं इसमें प्रॉपर्टीज काम आती है, इसीलिए इसको डेरिवेशन ज्यादा माना जाता है, लेकिन कुछ किताबों में इसको क्वेश्चंस के रूप में भी दर्शाया गया है। तो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई किया लेमडा से प्लस ऐड किया 3। ये इसलिए किया कि लेमडा कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जो इस होमोजेनियस फंक्शन को
अगर ये बराबर श्रेणी रखते हैं तो कुछ ना कुछ इसका गुणज होगा, इसका जो परिमाण होगा वो इसके कुछ ना कुछ गुणज में होगा। इस प्रकार से हमने पिछली यूनिट में पढ़ा था कि अगर दोनों के परिमाण समान हैं, दोनों डायरेक्शन जो विमाएं हैं जिस पे कर्व या सरफेस स्थित होते हैं, उनके अगर परिमाण समान है या उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो एक को किसी गुणज के बराबर लेते थे, फिर उस जो गुणज है उस गुणज को उससे मल्टीप्लाई करवा के उन दोनों को क्या करते थे, बराबर करते थे। तो यहीं पे भी वही कंडीशन बनेगी, बराबर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो देखें दोनों को जोड़ेंगे तो ये a कॉमन आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल ए लेमडा प्लस, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। प्लस b कॉमन आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल बी लेमडा प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी, ये कंडीशन बनेगी। प्लस सी डेल फाई अपॉन डेल सी लेमडा प्लस डेल एफ अपॉन डेल सी बराबर 0, ये कंडीशन इसमें बनेगी। यहां भी n2 लेमडा फाई प्लस n1 एफ इस प्रकार से बनेगा। अब अपन को क्या करना है कि इस ए बी और सी से संबंधित चीजों को मैनेज करना है या उनका डिस्कशन करना है। तो देखें ये आर्बिट्री है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन बनेगा इसको हम अगर 0 के बराबर लें, इनका और इनका तीनों का योग 0 होगा, तो अगर ये 0 माने, ये 0 माने और ये 0 माने, यानी कि इसको 0 और इसको 0 माने तो ये 0 होगा। और भी कंडीशन बन सकती है लेकिन हमको इसको मान के चलना है कि ये मानने पर क्या कंडीशन बनती है। ए डेल फाई ए लेमडा प्लस डेल एफ अपॉन डेल ए बराबर 0, ये कंडीशन बनी। यहां से ए ईस्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 में समाहित। अब आगे देखते हैं, कंडीशन ये बनी ये, यहां से लेमडा की वैल्यू आ गई डेल एफ अपॉन डेल ए अपॉन डेल फाई अपॉन डेल ए। ये चीज ये माइनस का है तो ये जो माइनस है इसको इस साइड में लें। अगर माइनस लेमडा की वैल्यू लें तो डेल एफ अपॉन डेल ए डेल फाई अपॉन डेल ए, ये कंडीशन बनेगी। ये लेमडा की वैल्यू यहां से आई है। अब अगर माइनस लेमडा की यही वैल्यू निकालें हम बी के रूप में तो यही कंडीशन बनेगी कि डेल एफ अपॉन डेल बी अपॉन डेल फाई अपॉन डेल बी, ठीक है। और अगर माइनस लेमडा की वैल्यू यहां से लें तो भी यही कंडीशन बनेगी। तो डेल एफ अपॉन डेल सी अपॉन डेल फाई अपॉन डेल सी, ये लेमडा की वैल्यू आई। अब लेमडा क्या है, लेमडा आर्बिट्री एलिमेंट है और ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो एफ एंड फाई क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि जो ये फंक्शन है ये ओवरऑल क्या होंगे, 0 होंगे। ओवरऑल 0 होंगे तो इनका क्या रोल रहेगा। तो लास्ट में जो हमारी कंडीशन बनेगी वो इस प्रकार बनेगी कि माइनस लेमडा की वैल्यू ये आई तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल ए डेल फाई अपॉन डेल ए बराबर डेल एफ अपॉन डेल बी अपॉन डेल फाई अपॉन डेल बी बराबर डेल एफ अपॉन डेल सी अपॉन डेल फाई अपॉन डेल सी। ये चीजें आपस में बनेंगी, यानी कि ये बराबर हैं। आप इसको बराबर लिख सकते हैं, बराबर माइनस लेमडा। लेकिन अपना काम यहीं तक है तो इसको छोड़ दें।
अब इसको लिखें, ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन फाई है, ये लिख देता हूं एफ है, ये है फाई। ठीक है, यहां भी इसी प्रकार की कंडीशन है। तो इसको किस प्रकार लिखें? अगर हम चाहें तो एफ ए अपॉन फाई ए बराबर एफ बी अपॉन फाई बी बराबर एफ सी अपॉन फाई सी। ये एक सॉल्यूशन हमें मिला। इसको हमने इक्वेशन नंबर जो भी आई ए दे दें आप। ये इक्वेशन नंबर ए हो गई। अब अगर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है तो ये आपको लास्ट में दिया हुआ मिलेगा कि इसे प्रूफ करके दिखाइए। और अगर ये डेरिवेशन के रूप में है तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन ए, यहां पे आप लिख सकते हैं बाई यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड ए। इनसे हम क्या कर सकते हैं? ए और बी सी को एलिमिनेट करके जो आगे एनवेलोप का जो समीकरण है वो हमें निकाल सकते हैं। और यहां से ए, बी और सी की वैल्यू भी हमें निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है कि वो जो क्वेश्चन बनेंगे वो ज्यादा लेंथी होंगे। ये जो डेरिवेशन है अगर ये पूछा जाता है विथ एनवेलोप डेफिनेशन, अगर एनवेलोप की डेफिनेशन के साथ अगर ये पूछा जाता है तो जहां से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है वहां से लेकर यहां तक आपको पूरा करना है। क्योंकि जो हमने डिफरेंशिएशन किए हैं वो पैरामीटर ए अगर 1 हो और अगर पैरामीटर 2 हो उसके हिसाब से हमने किए हैं। तो वो चीज आपको पहले एग्जाम में दर्शानी होगी। इस प्रकार से ये जो सबसे लास्ट में आया वहां पे अगर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है तो ये चीज आपको सिद्ध करवाएगा। आपको लिखना होगा हेंस प्रूव्ड। ये तो हो गई थ्योरम या क्वेश्चन के रूप में। अगर डेरिवेशन के रूप में पूछा जाता है तो आपको उस प्रकार से चलते हुए इसको लिखना है। आई होप अपनी सेकंड यूनिट की जो पहली क्लास है वो बिल्कुल बेसिक थी। अब यहां पे जो चीजें आपको ऐसे लगी कि ये नई है वो सारी की सारी चीजें क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व होगी। आगे क्लास में हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से होगी। तो सारी की सारी रूपरेखा है वो अगली क्लास में आपको समझ आ जाएगी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, इससे संबंधित जो भी आपको लैंग्वेज से संबंधित, इस एनवेलोप एंड रूल्ड सरफेस से संबंधित या पिछली क्लास से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपकी जो प्रैक्टिस करनी है आपको उससे संबंधित कोई भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो है नोट्स। और नोट्स हमने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए वो नोट्स बिल्कुल रामबाण साबित होंगे एग्जाम की दृष्टि से भी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी। तो आप उसके माध्यम से और इस क्लास के माध्यम से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं और जो भी क्यूरी है वो आपकी आसानी से इससे सोल्व हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, साथी लोगों तक पहुंचाएं, तब ही ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होगा। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और अच्छा स्टडी मटेरियल आपको दे सकें। धन्यवाद।